प्रथम कक्षा में बच्चों हमने समास प्रकरण के अंतर्गत समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं इस विषय में जाना था। समास के भेद 5 प्रकार के बतलाए गए थे, जिनमें सबसे पहले था केवल समास। अब केवल समास में कहा गया था कि जिस समास में कोई विशिष्ट संज्ञा नहीं है वह केवल समास कहलाता है। उसका उदाहरण है भूतपूर्वा। भूतपूर्वा शब्द की सिद्धि के लिए हमको पहले कुछ उससे संबंधित सूत्रों को जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला सूत्र है समर्था पद विधि। समर्था पद विधि का तात्पर्य है कि पद संबंधी जो विधि है वह समर्थ पदों की होती है। भाव यह है जहाँ सामर्थ्य रहता है वहीं पद विधि रहती है। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। समास विधि सुबंतों की ही विहित है, अतः यह पद विधि है। सुबंत के साथ सुबंत का ही समास होता है। सुबंत पद होने से समास पद विधि कहलाती है। पद विधि होने से समर्थ पदों का ही समास होता है। जो पद परस्पर अन्वित होते हैं, परस्पर अन्वित के तात्पर्य क्या है यहाँ पे, जो पद परस्पर मिलकर अर्थबोध कराते हैं या अर्थबोध कराने में सक्षम होते हैं वह कहलाते हैं समर्थ पद। जहाँ पदों में सामर्थ्य नहीं होता है वहाँ समास नहीं होता है। उदाहरण के लिए भार्या राज्ञा पुरुषो देवदत्तस्य। इस उदाहरण में राज्ञा और पुरुषः में परस्पर अन्वय की योग्यता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामर्थ्य का अभाव है और यहाँ पे सामर्थ्य का अभाव होने से समास नहीं होगा। दूसरा आप लोगों का आता है सूत्र प्राग्दारात समासा। कहते हैं इस सूत्र से पहले समास का अधिकार है, अर्थात इस सूत्र से पूर्व के सूत्र जितने भी हैं वो सूत्र समास का विधान करते हैं। अधिकार नहीं होता है, किसका विधान करते हैं? समास का। तो इस सूत्र से पूर्व जो भी हैं उसमें समास का अधिकार है। अब ये आगे आता है सहसुपा। सहसुपा को समझने के लिए है वही चीज। सहसुपा का मतलब होता है जो सुबंत है तो सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है। सुबंत माने सुप, सुप जो सु और जस अम और शस ये जितने भी सुप हैं वो सुबंत कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे कि सुबंत का सुबंत के समास के साथ समास होता है और समास होने के पश्चात उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है और विभक्तियों का लोप हो जाता है। वार्तिक है इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, यानी वार्तिक, यहाँ पे वार्तिक में कहा गया है कि सु इत्यादि जो विभक्ति हैं उनका लोप हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है परार्थाभिधानम वृत्ति। कहते पर अन्य अर्थ का कथन वृत्ति कहलाता है, यानी अन्य अर्थ जिसमें हो वो वृत्ति कहलाता है। प्रत्यय या अन्य पद के अर्थ के सहित जो विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है वह परार्थ कहलाती है। ये समझना आवश्यक है। वृत्ति क्या है? जिसमें अन्य अर्थ की कथन हो उसको वृत्ति कहते हैं, और परार्थ वो है प्रत्यय या अन्य पद के अर्थ के सहित जो विशिष्ट अर्थ का ज्ञान हो या प्रतीति हो तो वहाँ पर परार्थ होता है। वृत्ति के द्वारा ही परार्थ का बोध होता है। और ये वृत्तियाँ कितनी होती हैं बच्चों? 5 वृत्तियाँ होती हैं। कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यंत धातु। तो इन वृत्तियों में जो कृत, तद्धित और सनाद्यंत धातु प्रत्यार्थ के सहित विशिष्टार्थ को कहा गया है, यानी प्रत्येक अर्थ के सहित जो विशिष्ट अर्थ होता है उसको कहा गया है। और समास तथा एक शेष में अन्य पद के अर्थ के सहित विशिष्ट अर्थ को कहा गया है। वृत्त्यर्थेति वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। जो वृत्ति के अर्थ का जिससे हमें बोध होता है वह क्या कहलाता है? विग्रह। यह विग्रह लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार से होती हैं।
अच्छा, इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी भूतपूर्वा में इस तरह से होगा कि इसका लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है। तो लौकिक और अलौकिक विग्रह, जैसे प्रयोग कहते हैं लोक में जिसका प्रयोग होता है वो लौकिक विग्रह कहलाता है, और अलौकिक विग्रह वो होते हैं जिसमें व्याकरण इत्यादि का व्याकरण में वैयाकरण लोग प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है आप लोगों का अलौकिक। जैसे भूतपूर्वा है तो इसमें जो वो होगा पूर्वम भूता, पहले हुआ, ये क्या हो गया, लोक में प्रयोग होने वाला हो गया, तो इसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। और अलौकिक जिसमें कि क्या लग जाए, व्याकरण यानी विभक्तियां लग गई। क्या विभक्ति लग गई, पूर्वम अम और भूत सु, ये क्या हो गया, इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग यहाँ पे भूतपूर्वा कैसे बनता है शब्द, इसको जानेंगे। इसकी सिद्धि के लिए उन जो अभी आप लोगों ने जितने भी सूत्र पढ़े हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार से लगते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। भूतपूर्वा यानी पहले हुआ। अब हमने लौकिक विग्रह तो इसका पहले ही जान लिया था। पूर्वम भूता, ये इसका लौकिक विग्रह है, तथा पूर्व अम भूत सु, यह इसका अलौकिक विग्रह है। तो अलौकिक विग्रह में सहसुपा, सहसुपा भी आप लोग पढ़ चुके थे, सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है, तो यहाँ सहसुपा सूत्र से विकल्प क्या हो गया, समास होता है, विकल्प से समास होता है। अब समास हो जाने के बाद इसका कृत तद्धित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिकियों से अम और सु विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो जब लोप हो गया किससे, आपका पूर्व अम भूत सु, तो अम हट गया, सु हट गया, तो बचा क्या, पूर्व भूत। तो अब लोप होके फिर रह के स्थिति क्या रह गई, पूर्व भूत। इस स्थिति में एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट, ये पाणिनि का सूत्र है। इसमें कहते हैं कि पूर्व निपात हो जाता है, किसका, भूत शब्द का। जो भूत शब्द है उसका पूर्व निपात, निपात माने प्रयोग, पूर्व में उसका प्रयोग हो जाता है। तो अब जब भूत का पूर्व में हो गया तो क्या बन गया, भूतपूर्व, भूतपूर्व बन गया। भूतपूर्व शब्द की कृतद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रथमा के एक वचन में सु और जस से सु प्रत्यय आया। अब सु आया, सु के बाद सु का जो उ है उसको उसकी उपदेशीय अनुनासिक से इत संज्ञा और तस् लोपा से लोप हो गया, तो बचा सा। सा में सजुषो रू से सा को रू आदेश हो जाता है। रू आदेश होने पर रू रा में जो ऊ है उसकी भी उपदेशीय अनुनासिक के सूत्र द्वारा इत संज्ञा और लोप कर देते हैं। उसके बाद बचता है रा, और रा का खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग होकर भूतपूर्वा शब्द सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये बात समझ में आई होगी कि ये शब्द कैसे बना, भूतपूर्वा। पहले समास हुआ विकल्प से, सहसुपा से, लौकिक अलौकिक विग्रह करके, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर अम और सु का लोप हुआ, फिर पूर्व निपात हुआ, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई और होकर प्रथमा के एक वचन में सु और उसको भी रुत्व विसर्ग होकर भूतपूर्वा रूप सिद्ध होता है। अब एक चीज आती है इवे नेति। इव अव्यय पद के साथ सुबंत का समास यदि होता है तो विभक्तियों का लोप नहीं होता है। उसका उदाहरण है वागर्था विव। वागर्था विव का लौकिक विग्रह हो गया वागर्थो इव, और लौकिक विग्रह ये हो गया तथा वागर्थ और इव। इस अलौकिक विग्रह में इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से वागर्थो का इव के साथ समास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इवेन समासो विभक्ति लोपश्च इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाता है, कहते हैं यहाँ पे वागर्थो और इव के साथ समास हो जाता है। तो समास हो गया और सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्राप्त अविभक्ति का लोप यहाँ पर नहीं होता है। तो जब नहीं होता तो अ का क्या होता है, अ को एचो एवायावा से आव आदेश होकर वागर्था विव रूप बनता है।
इसको इस प्रकार देखना चाहिए। तो आपने 2 उदाहरण देखे केवल समास के। एक था भूतपूर्व जिसमें विभक्तियों का लोप हुआ, और एक है आपका उदाहरण वाग अर्थाव्यूह। इसमें जो वो थी आपकी विभक्तियाँ, उनका लोप नहीं हुआ। तो जब लोप नहीं हुआ तो औ को क्या हो गया, विभक्तियों का लोप नहीं होने पे एच ओ एवा यावा से आवो के वाग अर्थाव्यूह रूप बनता है। इस प्रकार हम अपना जो केवल समास के अंतर्गत जो उदाहरण हैं, उन जो शब्दों के उदाहरण हैं उनको हमने देखा। आगे अब आप लोगों के तृतीय भाग में अव्ययभाव समास शुरू होगा। धन्यवाद।